हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम यूनिट 10 डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम, और उसमें हम जो टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे आज वो है मल्टीलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स। तो हमने अपने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था ट्रिम्स के बारे में, एंटी डंपिंग, कस्टम वैल्यूएशन, प्री शिपमेंट एंड रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने वो वीडियो को नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा। आई होप आपको काफी हेल्पफुल होगा। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। तो बिना किसी देर के हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं हम अपनी फर्स्ट स्लाइड पे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंपोर्ट लाइसेंसिंग क्या होता है। देखिए, इंपोर्ट लाइसेंसिंग एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर है जिसमें हमें डॉक्यूमेंट्स या एप्लीकेशन को सबमिट करना होता है रेलेवेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर को अपने गुड्स को इंपोर्ट करने से पहले। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई कंट्री से गुड्स को इंपोर्ट करना है तो उससे पहले इंपोर्ट लाइसेंसिंग का जो प्रोसीजर है उसे फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पढ़ लेते हैं एक बार। द अग्रीमेंट ऑन इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर सेज इंपोर्ट लाइसेंसिंग शुड बी सिंपल, ट्रांसपेरेंट एंड प्रेडिक्टेबल सो एज नॉट टू बिकम एन ऑब्स्टिकल टू ट्रेड। तो जो हमारी लाइसेंसिंग प्रोसीजर है वो सिंपल होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और एक ऑब्स्टिकल ना बने वो हमारे ट्रेड को लेके। ठीक, तो import licensing is a means of checking the level of imports coming into a particular country। ठीक है, तो import licensing किसमें हेल्प करता है? चेक करने में हेल्प करता है हमें कि हमारी कंट्री में कितने imports आ रहे हैं। ठीक, it helps to ensure that only legally permitted goods enter and the quota limits are not exceeded। तो इससे ये भी इंश्योर हो जाता है कि जो गुड्स आ रहे हैं हमारी कंट्री में वो लीगली परमिटेड होने चाहिए और जो कोटा है वो एक्सीड नहीं करना चाहिए, जो उसमें कोटा लिमिट है वो एक्सीड नहीं करनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल द अग्रीमेंट रिक्वायर्स गवर्नमेंट्स टू पब्लिश sufficient information for traders to know how and why the license are granted. It also describes how countries should notify the WTO when they introduce new import licensing procedures or change existing procedures। import licensing agreement के थ्रू गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिश करती है इंफॉर्मेशन ट्रेडर्स के लिए कि उन्होंने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए लाइसेंस क्यों प्रोवाइड किया। ठीक है, और इस लाइसेंस के थ्रू हम WTO को भी नोटिफाई कर सकते हैं कि हमने अगर अपनी इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर में या तो कोई चेंजेस किए हैं, कोई मॉडिफिकेशंस किए या हमने कोई एक नया क्लॉज उसमें ऐड किया है। ठीक है, तो इसके थ्रू हम WTO को भी नोटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे हम अपनी। In particular, sufficient information must be published by importing countries to enable traders understand the basis on which licenses are granted। तो जो importing countries हैं उनको सारी इंफॉर्मेशन पब्लिश करनी चाहिए जिससे कि जो ट्रेडर्स हैं वो समझ सकें कि लाइसेंस क्यों ग्रांट किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इन ऑर्डर टू अवॉइड अननेसेसरी एंड पोटेंशियली कॉस्टली डिलेज लाइसेंस एप्लीकेशन मस्ट बी कंसिडर्ड विद इन 60 डेज। तो अननेसेसरी डिलेज को रोकने के लिए जो लाइसेंस एप्लीकेशन है वो 60 डेज के अंदर कंसिडर कर ली जाती है। ठीक, एनी मेंबर wishing to introduce new licensing procedures or alter the existing ones must notify the committee on import licensing which will then publish them within 21 days। तो कोई मेंबर है अगर उसने लाइसेंसिंग प्रोसीजर में कोई नया क्लॉज इंट्रोड्यूस किया है या एग्जिस्टिंग क्लॉज में कुछ चेंजेस किए हैं तो उसको इस चीज की जानकारी किसको देनी होती है? इंपोर्ट लाइसेंसिंग कमिटी को, ताकि वो 21 डेज के अंदर उस चीज में चेंजेस ला सके। ठीक है, उसको पब्लिश कर सके। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट हमारा सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स। अब सब्सिडीज का क्या मतलब होता है? सब लोग जानते हैं कि सब्सिडी क्या होती है? एक ऐसा इंसेंटिव जो गवर्नमेंट देती है
चाहे इंडिविजुअल हो और चाहे बिजनेसमैन हो, इन फॉर्म ऑफ कैश या ग्रांट। ठीक है, अब काउंटर वेलिंग का क्या मतलब होता है, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। ठीक, देखिए काउंटर वेलिंग ड्यूटी को हम और क्या कहते हैं, एंटी सब्सिडी ड्यूटी भी कहा जाता है। ठीक, तो काउंटर वेलिंग ड्यूटी बेसिकली किस लिए करी जाती है, इम्पोज इन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। मतलब कि जो काउंटर वेलिंग ड्यूटी है वो इसलिए इम्पोज करी जाती है क्योंकि जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स के ऊपर वो ना आ पाए। ठीक है, इसको एक एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो यहाँ हम एग्जांपल कंसिडर करते हैं इंडिया का और चाइना का। ठीक है, और हम यहाँ कंसिडर कर रहे ये हैं कि चाइना ने ऑलरेडी इंडिया में काफी मार्केट कैप्चर कर रखी है, किस चीज की, टॉयज की। ठीक है, 90% जो है टॉयज हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से। ठीक, तो यहाँ हम देखते हैं, देखिए चाइना में टॉयज बन रहे हैं। ठीक है, तो हम कंसिडर करते हैं कि चाइना जो टॉयज बना रहा है वो 100 रुपीज में बना रहा है। ठीक है, अब वो जब इंडिया में टॉयज को भेजता है तो वो कितने रुपीज लेता है उसका, 80 रुपीज। ठीक, अब आपको लग रहा होगा कि 100 रुपीज में बना रहा है तो 80 रुपीज में क्यों बेचेगा, अपना लॉस क्यों करेगा। क्योंकि जो चाइनीज गवर्नमेंट है उन्होंने कहा कि ठीक है आप इंडिया में 80 रुपीज में टॉयज को बेचिए, जो आपका ये 20 रुपए का लॉस हो रहा है वो हम कवर कर देंगे। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या हुआ कि चाइना ने जो प्रोडक्ट है वो कम रेट में हमको इंपोर्ट भी कर दिया और जो लॉस हो रहा था वो गवर्नमेंट से रिकवर भी कर लिया। अब इससे हमारी जो डोमेस्टिक मार्केट है वो कैसे अफेक्ट होगी इसको समझते हैं। देखिए अगर हमने चाइना से जो टॉयज लिए हैं वो 80 रुपीज के हैं, ठीक, और हमारी डोमेस्टिक मार्केट में वही टॉय अगर 85 से 90 के बीच में है तो क्या हमारी मार्केट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। क्योंकि जो ह्यूमन नेचर है वो क्या कहता है कि जो थोड़ा सस्ता है इंसान वही चीज लेना प्रेफर करता है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है वो रुइन होना शुरू हो जाएगी, वो थ्रेटन होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, तो काउंटर विलिंग ड्यूटी यही होती है। काउंटर विलिंग के मतलब से समझ में आ रहा होगा ना कि काउंटर कर देना। ठीक है, तो इसीलिए ये ड्यूटी लगाई गई ताकि ऐसा सिनेरियो क्रिएट ना हो पाए। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आ गया काउंटर बिलिंग ड्यूटी का क्या मतलब होता है। तो इसीलिए बोला गया कि काउंटर बिलिंग ड्यूटी इसीलिए इम्पोज की जाती है इन ऑर्डर टू काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट। अब इसकी वजह से क्या हो रहा था, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहा था ना, तो काउंटर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इम्पोर्ट सब्सिडीज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स। ठीक है, तो एक बार ये रीड कर लेते हैं हम लोग। अकॉर्डिंग टू GATT, competition may be unfair if exported goods benefit from subsidies. The agreement on subsidies and countervailing measures enables the countries to levy compensatory duties on the imports of products that are benefiting from subsidies. Such duties are known as countervailing duties. ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ में आ गई काउंटरवेलिंग ड्यूटीज क्या होती हैं। तो अंडर दिस अग्रीमेंट a country can use the WTO's dispute settlement procedure to seek the withdrawal of the subsidy or the removal of its adverse effect, or a country can launch its own investigation and ultimately charge countervailing duty on subsidized imports. ठीक है, तो इस अग्रीमेंट के अंदर क्या बोला गया कि WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट प्रोसीजर में हम जो सब्सिडीज है उसको विड्रॉल भी करवा सकते हैं। क्योंकि देखिए अगर सब्सिडीज विड्रॉल नहीं होंगी तो जो कंट्रीज है वो बेनिफिट उनको मिलेगा, जिसकी वजह से ट्रेड खराब हो जाएगा। ठीक, तो सब्सिडी को हम विड्रॉल भी करवा सकते हैं या उसके वजह से जो एडवर्स इफेक्ट पड़ रहे हैं उसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, या फिर कंट्रीज क्या कर सकती हैं, वो खुद इस चीज को इन्वेस्टिगेट कर सकती हैं और अगर उन्हें लगता है कि ये ड्यूटी लगनी चाहिए तो वो काउंटर बिलिंग ड्यूटी चार्ज करती हैं सब्सिडाइज इंपोर्ट्स पे। ठीक है, तो वो खुद इन्वेस्टिगेट करेंगी, देखेंगे अगर उनको इन्वेस्टिगेशन के बाद लगेगा कि ये प्रोडक्ट सब्सिडाइज इंपोर्ट है तो उस पे वो काउंटर बिलिंग ड्यूटी को चार्ज करेंगी। ठीक, और इसीलिए काउंटर बिलिंग ड्यूटी को और क्या कहा जाता है, एंटी सब्सिडी ड्यूटी कहा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। देखिए, अग्रीमेंट ऑन सब्सिडीज एंड काउंटर बिलिंग मेजर्स lays down rules on the subsidies for industrial products and on countervailing duties to counteract the effects of subsidies.
The subsidies can be divided into three categories, that is prohibited subsidies, actionable subsidies and non-actionable subsidies. तो subsidies हमारी कुछ तीन तरह की होती हैं, prohibited, actionable and non-actionable subsidies. ठीक है, तो एक एक करके इनको समझ लेते हैं हम लोग. सबसे पहले है हमारी prohibited subsidies. ठीक, prohibited का मतलब हो गया restrict करना किसी चीज को. ठीक, तो subsidies that require recipients to meet certain export targets or to use domestic goods instead of imported goods. तो prohibited subsidies का क्या मतलब हो गया कि या तो कुछ एक्सपोर्ट टारगेट्स दे दिए जाएंगे या सिर्फ बोला जाएगा कि आप डोमेस्टिक गुड्स को यूज करिए और इम्पोर्टेड गुड्स को मत यूज करिए. अब ये बोल देना कि आप सिर्फ डोमेस्टिक गुड्स को यूज करिए और इम्पोर्टेड गुड्स को नहीं यूज करिए, तो कहीं ना कहीं ये ट्रेड को क्या करेगा, रेस्ट्रिक्ट करेगा ना. ठीक है, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया है प्रोहिबिटेड सब्सिडीज. ठीक, they are prohibited because they are specifically designed to distort international trade. तो ऐसी सब्सिडीज बना ही इसीलिए गई हैं कि जो ट्रेड में ऑब्स्टिकल क्रिएट कर सके, ट्रेड को डिस्टॉर्ट कर सके. ठीक, एंड आर therefore likely to hurt other countries trade. ठीक, अब अगर हम कोई कंट्री से इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उसका ट्रेड अफेक्ट होगा ना, तो इसीलिए प्रोहिबिटेड सब्सिडीज को डिस्टॉर्शन के लिए ही बोला गया है कि ये ट्रेड को डिस्टॉर्ट करती है. ठीक, if the dispute settlement procedure confirms that the subsidy is prohibited, it must be withdrawn immediately. ठीक, तो अगर dispute settlement procedure में पता चलता है कि जो सब्सिडी वो prohibited है तो उसको तुरंत withdraw करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये है हमारी prohibited subsidies. ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट है हमारी actionable subsidies. तो in this category the complaining country has to show that the subsidy has an adverse effect on its interest, otherwise the subsidy is permitted. तो इसका मतलब ये है कि जो कंप्लेनिंग कंट्री है उसको ये चीज प्रूव करनी पड़ेगी कि इस सब्सिडी की वजह से उन्हें काफी एडवर्स इफेक्ट हो रहा है. अभी एडवर्स इफेक्ट क्या है कि उनकी जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको काफी नुकसान हो रहा है. ठीक, अगर वो इस चीज को प्रूव कर देते हैं, ठीक है, तो इसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, इसको रोका जाएगा. लेकिन अगर वो इस चीज को प्रूव नहीं कर पाते हैं तो वो सब्सिडी उनको परमिट होगी. ठीक है, तो उस कंट्री को सब्सिडी परमिट रहेगी. ठीक, द अग्रीमेंट डिफाइंस 3 टाइप्स ऑफ डैमेज दैट दे कैन कॉज. इफ द डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी रूल्स दैट द सब्सिडी डज हैव एन एडवर्स इफेक्ट, द सब्सिडी मस्ट बी विथड्रॉन और इट्स एडवर्स इफेक्ट मस्ट बी रिमूव्ड. और अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी ने देखा कि जो सब्सिडीज हैं उसकी वजह से एडवर्स इफेक्ट आ रहा है कंट्री के ऊपर, तो या तो उनको सब्सिडी को विथड्रॉ करना पड़ेगा या जो उसके एडवर्स इफेक्ट हैं उसको रिमूव करना पड़ेगा. ठीक है, और यहाँ पे एक लाइन थोड़ी सी गड़बड़ लिख दी है शायद से मैंने, तो मैं जब आपको पीडीएफ दूंगी तो मैं इसको सही कर दूंगी. ठीक है, तो एक्शनेबल सब्सिडी का ये मतलब हुआ कि कोई कंट्री अगर ये चीज प्रूव कर देती है कि इस सब्सिडी की वजह से उनकी जो मार्केट है, उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, उसके ऊपर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है. ठीक, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, इस चीज के लिए वो कंप्लेन कर सकते हैं. ठीक, और अगर सब इन्वेस्टिगेशन के बाद ये पाया जाता है कि इस सब्सिडी की वजह से उस मार्केट को सच में बहुत ज्यादा इंजरीज और डिस्टॉर्ट हो रहा था उनका ट्रेड, तो उसके ऊपर लीगल एक्शंस लिए जाएंगे. जो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी है या तो उनसे कहेगी कि अपनी सब्सिडी को विथड्रॉ कर ले या उसके जो एडवर्स इफेक्ट है उसको रिमूव कर ले. लेकिन अगर कंप्लेनिंग कंट्री इस चीज को प्रूव नहीं कर पाती है तो जो सब्सिडी है वो परमिटेड रहेगी. ठीक है, तो अब समझ में आ गया होगा आई होप. नेक्स्ट क्या है हमारा नॉन एक्शनेबल सब्सिडीज. ठीक है, तो सब्सिडी ऑन विच The World Trade Organization does not permit a member state to impose countervailing duties. तो मतलब कि actionable subsidies की just opposite होती है non-actionable subsidies. ठीक है, तो most of the time a country may impose a countervailing duty on an import if the exporting country has subsidized it or as to make it significantly less expensive than domestically produced products. It cannot be challenged in WTO's dispute settlement procedure and countervailing duty cannot be used on subsidized imports. तो इसके ऊपर हम ना तो WTO की dispute settlement procedure की तरफ जा सकते हैं, वहाँ चैलेंज भी नहीं कर सकते हैं, और ना ही हम इस पे countervailing duty को चार्ज कर सकते हैं. लेकिन अगर जो मेंबर कंट्रीज उनको लगता है कि नॉन एक्शनेबल सब्सिडी की वजह से उनकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री में एडवर्स इफेक्ट आया है तो वो रिफर कर सकती हैं सब्सिडीज एंड काउंटरवेलिंग मेजर्स की कमेटी को. वो रिव्यू करेगी और रिकमेंडेशन देगी और अगर तब नेसेसरी होगा काउंटरवेलिंग ड्यूटीज को चार्ज करेगी.
ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट है हमारा सेफ गार्ड्स। जैसा कि हमको नाम से समझ में आ रहा है कि किसी चीज को सेव करना, किसी चीज को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। तो अ WTO member may take a safeguard action, that is restrict imports of a product temporarily to protect a specific domestic industry from an increase in imports of any product which is causing or which is threatening to cause सीरियस इंजरी टू द इंडस्ट्री। अब सेफगार्ड का क्या मतलब हुआ कि WTO की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो सेफगार्ड एक्शन भी ले सकती हैं। अब सेफगार्ड एक्शन का क्या मतलब हुआ कि जो अपने इंपोर्ट्स हैं उनको वो टेम्परेली रेस्ट्रिक्ट कर सकती हैं, फॉर द टाइम बीइंग उसको रोक सकती हैं, ठीक है। अब ये क्यों करा जाता है? सीधी सी बात है, इसीलिए ताकि वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकें, और अगर उनकी डोमेस्टिक मार्केट को इस वजह से कुछ थ्रेटनिंग हो रही है, कुछ डोमेस्टिक मार्केट को इंजरी पहुंच रही है सीरियस, तो वो इसके थ्रू जो है अपनी मार्केट को सेव कर सकती हैं, प्रोटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। अगर हम एक एग्जाम्पल कंसिडर करें, वही जो हम अपनी पिछले स्लाइड्स में डिस्कस भी करते आए हैं, कि अगर हम एग्जाम्पल कंसिडर करें कि चाइना से हम टॉयज़ को इम्पोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो जो हम इंपोर्ट भी करते हैं वो एक स्पेसिफिक क्वांटिटी में, ठीक है, और एक सेट पैटर्न में करते हैं, ठीक। अगर आज हमने 100 टॉयज़ को इंपोर्ट किया तो कल हो सकता है हम 120 को इंपोर्ट करें, 130 इंपोर्ट करें, लेकिन सडनली ऐसे 500 या 1000 टॉयज़ को तो इंपोर्ट नहीं करने लग जाएंगे ना, क्योंकि वो एक पैटर्न नहीं है। तो जब किसी कंट्री का इंपोर्ट्स अचानक से बढ़ने लग जाता है तब जो है कंट्री को ये सेफगार्ड एक्शन लेना पड़ जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट होने लगेगा। एक तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो हमारा डेफिसिट में चला जाएगा, सेकेंडली जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट है उसको बहुत ज़्यादा इंजरी झेलनी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अपनी मार्केट को बचाने के लिए हमें सेफगार्ड एक्शन लेना पड़ता है, ठीक। तो द अग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड अथॉरिटीज importing countries to impose temporary restrictions on imports under the following conditions। जो temporary restrictions हैं वो हम इन फॉलोइंग कंडीशंस में लगा सकते हैं। पहला क्या है? इंपोर्ट्स आर कॉजिंग सीरियस इंजरी टू द डोमेस्टिक इंडस्ट्री, मतलब कि अगर बहुत ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है तो उसकी वजह से हमारी जो इंडस्ट्रीज है, डोमेस्टिक इंडस्ट्री, उसको सीरियस इंजरी हो रही है, तब हम ये सेफगार्ड एक्शन ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है इंपोर्ट्स आर हैम्परिंग द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्पेसिफाइड इंडस्ट्री, या फिर एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री, मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर की इंडस्ट्री, या स्टील है, आयरन है, कोई भी इंडस्ट्री, ठीक है, अगर उसकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो हैम्पर हो रही है इंपोर्ट्स की वजह से, तो भी हम सेफगार्ड एक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज नॉट परमिसिबल टू टेक सेफगार्ड मेजर्स टू रेस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स वेयर ओनली अ फ्यू प्रोड्यूसर्स आर फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू मीट इंपोर्ट कंपटीशन। अब इसका ये मतलब नहीं है कि हम हर जगह सेफगार्ड एक्शंस लगाने लग जाएंगे, ठीक है, हम हर जगह इसको इम्पोज नहीं कर सकते हैं, ठीक। तो द इम्पॉर्टेंट चेंजेस इंक्लूड, अब इम्पॉर्टेंट चेंजेस क्या हैं ये देख लेते हैं। फर्स्ट है the establishment of a committee on safeguards to monitor all safeguard measures taken and to ensure their compliance with the agreement। तो सबसे पहले जो safeguard committee है वो monitor करेगी कि जो safeguard measures लिए जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं, और वो set pattern के according, agreement के according work कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है For the first time, the possibility of taking selective action against individual countries where their exports are thought to be particularly damaging, और इसके बाद इंस्पेक्ट किया जाएगा कि जो कंट्रीज एक्सपोर्ट कर रही थी प्रोडक्ट इंपोर्टिंग कंट्रीज में, क्या उनके प्रोडक्ट्स डैमेजिंग हैं, मतलब जो इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं उनकी मार्केट को डैमेज या डिस्ट्रॉय या डिस्टॉर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक। नेक्स्ट है recourse to the dispute settlement mechanism in the event of an enduring disagreement between the members। तो अगर दोनों मेंबर कंट्रीज के बीच में कुछ डिस्प्यूट होता है, कुछ डिसएग्रीमेंट होता है, तो वो डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास आ सकती हैं और जो भी डिसीजन होगा उसको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया कि सेफगार्ड का क्या मतलब होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब Now, next हमारा जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज, दैट इज GATS, ठीक है। तो द जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज ब्रॉट फॉर द फर्स्ट टाइम
Trade in services like banking, insurance, travel, maritime transportation, mobility of labor, etc. within the ambit of negotiations. ठीक है, तो हमने जब GATT के बारे में डिस्कस किया था तो हमने वहाँ पे जो DATT का ड्रॉबैक था या फिर कहें कि जिस वजह से GATT को हटाया गया, रिप्लेस किया गया WTO द्वारा, उसमें एक सबसे मेजर रीज़न क्या था कि वो सिर्फ और सिर्फ मर्केंडाइज ऑफ गुड्स को कंसिडर कर रहा था, ना कि सर्विसेज या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को। ठीक है, जब GATT हट गया उसके बाद जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड सर्विसेज भी नेगोशिएशन के अंदर आ गया। ठीक है, तो सर्विसेज जैसे हमारी बैंकिंग हो गई, इंश्योरेंस, ट्रैवल, मोबिलिटी ऑफ लेबर, ऐसी तमाम सर्विसेज जो कि आप अपनी डे टू डे फैसिलिटीज में लेते रहते हैं। ठीक है, तो द अग्रीमेंट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स। तो अग्रीमेंट में 3 एलिमेंट्स हैं। ठीक, पहला है अ फ्रेमवर्क ऑफ जनरल रूल्स एंड डिसिप्लिन, जिसमें जनरल रूल और डिसिप्लिन के बारे में बताया गया है। एनेक्सेस एड्रेसिंग स्पेशल कंडीशंस रिलेटिंग टू इंडिविजुअल सेक्टर, और स्पेशल कंडीशंस जिसमें इंडिविजुअल सेक्टर्स के बारे में बताया गया है। एंड नेशनल शेड्यूल्स ऑफ द मार्केट एरियाज कमिटमेंट। ठीक है, तो इट इज अडेप्टेड ऑन द बेसिस GATT principles such as MFN, that is most favored nation status to other member nations, non-discrimination, maintenance of transparency and a commitment for liberalization in general term। तो जो GATS है, that is GATS, वो भी सेम प्रिंसिपल पे काम कर रहा है जो कि GATT करता था। जैसे कि MFN जो कि हमने बात किया था मोस्ट फेवर्ड नेशंस के बारे में, कि आपको सारी कंट्रीज को सेम ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कोई भी कंट्री को आप स्पेशली फेवर नहीं कर सकते। ठीक, नॉन डिस्क्रिमिनेशन रहना चाहिए, कोई भी कंट्री से बीच में भेदभाव नहीं करना है। जो आपका जो ट्रेड है वो कैसा होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और ट्रेड लिबरलाइज होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है अनदर ऑब्लिगेशन इज द ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स अकॉर्डिंग टू विच ईच मेंबर कंट्री शैल प्रॉम्प्टली पब्लिश ऑल इट्स रेलेवेंट लॉज एंड रेगुलेशंस पर्टेनिंग टू सर्विसेज including international agreement pertaining to trade and services to which the member is a signatory। ठीक है, तो इनके जो रूल्स हैं उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं उनका जो भी सर्विसेज से रिलेटेड जो लॉज रेगुलेशंस हैं उनको प्रॉपरली पब्लिश करना चाहिए, और इंटरनेशनल अग्रीमेंट में जो भी लॉज हैं ट्रेड एंड सर्विसेज से रिलेटेड उनको भी पब्लिश करना चाहिए जिसकी वो सिग्नेटरी हैं। ठीक है, सो GATS का दैट इज GATS का मेजर जो ऑब्लिगेशन है वो क्या है, फर्स्ट MFN। ठीक है, और नेक्स्ट ऑब्लिगेशन क्या है, ट्रांसपेरेंसी रिक्वायरमेंट्स की जो उनके रूल्स हैं, लॉज, रेगुलेशंस हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको GATS भी क्लियर हो गया है। तो आज का हमारा सेशन यहीं तक था। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में जहां हम डिस्कस करेंगे इसके आगे के टॉपिक्स, बस 2 या 3 बचे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्लूरिलेटरल ट्रेड अग्रीमेंट्स जो कि सिर्फ 4 हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और हाँ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास ज़रूर जाए। अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं या कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वो भी करूँगी। ठीक है, और आप में से कुछ के मेरे पास मैसेज आए थे, आप लोगों में से कुछ ने कमेंट भी किया है कि मैम कोर्स को जल्दी कंप्लीट करवा दीजिए। तो देखिए मेरी आपको यही एडवाइस है कि अगर आप चाहते हैं कि मैं मैक्सिमम पोर्शन कवर कर सकूं, ये तो मैं अभी शायद नहीं कह पाऊंगी कि मैं पूरा कोर्स कंप्लीट करवा पाऊंगी अगर मैं ऐसे एक एक चैप्टर पढ़ाऊंगी। तो अगर आप लोग सब डिसाइड कर लीजिए कि कौन से टॉपिक्स आपको डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, आप मुझे बता दीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पेज है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा दे देती हूँ, तो आप वहाँ जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि आपको कौन से टॉपिक्स डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, तो मैं उन पे ही वीडियोस आपको बना के दे दूँ। ठीक है, जिससे कि आपका कोर्स जल्दी कवर भी हो जाए। तो जैसा आप लोग चाहें वैसा मुझे ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और जहाँ तक रही बात कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँ, आप में से किसी ने कमेंट किया था कि IBO 1 से IBO 6 के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर लीजिए, तो मैं बिल्कुल डिस्कस कर लूँगी, उस चीज़ के लिए परेशान मत होइए आप लोग। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।